नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग। क्लास 7th का जल वाला चैप्टर चल रहा था। अब इसमें हम महासागरीय जल की जो गतियां पढ़ रहे थे, उसमें हमने सबसे पहले तरंगे पढ़ ली थी। तरंगों में सुनामी के बारे में चर्चा की थी। अब हम जो दूसरी गति इसकी ज्वार भाटा के बारे में चर्चा करते हैं। आपने बहुत सारे कहानियों में, किस्सों में या फिर वीडियोस देखे होंगे ज्वार भाटा के, जिसको आप इंग्लिश में टाइड कहते हैं। एक कहावत भी सुनी होगी आपने, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। अब हम इसको समझेंगे कि वास्तव में ज्वार है क्या। तो देखिए, दिन में 2 बार, चूंकि ये महासागरीय जल से संबंधित है, तो दिन में 2 बार नियम से, मतलब ये रेगुलर इसका मोशन है, गति है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का चढ़ना, मतलब चढ़ाई करना, जल का, लहरों का ऊपर चढ़ना, महासागरीय जल का चढ़ना और उतरना, अर्थात लहरों का पीछे हटना, चढ़ना व उतरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आपको अगर पूछ ले कि ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं, तो आपको यह लिखना है कि महासागरीय जल जब दिन में 2 बार नियम से चढ़ता और गिरता है या उतरता है या पीछे सरकता है, तो उसको हम ज्वार भाटा कहेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब इसमें हम समझते हैं कि भाई ज्वार क्या है और भाटा क्या है। देखिए, ज्वार में क्या है, जब महासागरीय जल सर्वाधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, सर्वाधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसे ज्वार कहते हैं। और इंग्लिश में हम इसको कहेंगे हाई टाइड। लहरें आई, लहरें समुद्र से, ये देखिए, मान लीजिए ये समुद्र है, यहां पे ये किनारे पे लहरें जहां ऊंची, जहां तक जा सकती है वहां तक जाएगी, तो इसको हम कहेंगे ज्वार। भाटा, जब ये ज्वार है, ये वापिस लहरें जब लास्ट तक समुद्र के तट को छोड़ते हुए पीछे हटेगी, तो इसको हम कहेंगे भाटा। दोनों के अर्थ को आपको समझना है कि ज्वार क्या है, भाटा क्या है। तो भाटे में हम लिखेंगे, या जो भाटा की जो परिभाषा है, कि जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है। निम्नतम स्तर से मतलब है कि जब वो समुद्र तट से भी पीछे हट जाता है, जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आता है, और इसमें हम लिखेंगे समुद्र तट से भी पीछे हट जाता है, समुद्र तट से भी पीछे हटता है, तो इसको हम कहेंगे भाटा। तो दोनों डेफिनेशन आपको पता रखनी है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं जल, और जल में पढ़ रहे हैं हम महासागरीय जल की गतियां, उसमें ज्वार भाटा कि भाई ज्वार भाटा दिन में 2 बार महासागर का जो जल है वो चढ़ता है और उतरता है, और ये जो प्रक्रिया है इसको हम टाइड करेंगे, ज्वार भाटा कहेंगे। अब इसकी 2 कंडीशंस है। एक तो होगा जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो उसको हम ज्वार कहेंगे, जब महासागरीय जल सर्वाधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, जो लहरें हैं वो समुद्र के किनारे को भी पार करके आगे तक जाती है, तो उसको हम कहेंगे ज्वार। ये देखिए, जिसको हम कहते हैं हाई टाइड। दूसरा है लो टाइड, जिसको आप कहते हैं भाटा, कि जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आता है, लहरें पीछे हट जाती है, किनारे को भी छोड़ देती है, एक बार आगे तक चली जाती है, अंदर तक, तो उसको हम कहेंगे समुद्र तट से भी पीछे हटता है, तो उसको हम कहेंगे भाटा। तो यहां पर 3 डेफिनेशन आपको पता रखनी है। ज्वार भाटा क्या है, उसमें ज्वार और भाटा का अलग अलग हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। अब हम बात करेंगे वास्तव में ज्वार भाटा आता किस वजह से, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। देखिए, इसको फिर मैं आगे चलता हूं, लिखिए इसको आप एक बार। अब हम बात करते हैं कि ज्वार भाटा आता क्यों है। देखिए, तो ज्वार भाटा आने का कारण है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो धरती की सतह के पानी को अपनी ओर खींचता है। इसी को हम समझेंगे। यहां पर हम देखेंगे ज्वार भाटा वास्तव में आता क्यों है, इसका कारण क्या है। कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब
पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटी पावर है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण अभिकर्षित होता है। अभिकर्षित क्या होता है? जल होता है ना। कारण अभिकर्षित होता है, उसकी ओर आकर्षित होता है, जिसके कारण समुद्र में उच्च ज्वार आते हैं। पहले आप इनको समझेंगे, समुद्र में ज्वार आते हैं, है ना। टाइड, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? ज्वार क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का जल जो है वो चंद्रमा के जब निकट होता है तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जल को अपनी ओर खींचता है। आपने देखा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा है आपने, कि मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ के चारों तरफ इस तरह से ये मून जो है चक्कर लगाता है, और जब इसकी नजदीकी बढ़ती है तो यहाँ का जो पानी है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो छलांगे मारता है, जिसके कारण से क्या होता है? समुद्र में ज्वार आते हैं। इसके बाद में हम आगे समझते हैं कि उच्च ज्वार या बृहद ज्वार क्या होता है। अब ये देखिए, ये तो वो स्थिति है जब ज्वार चढ़ाई करता है, समुद्र का पानी चढ़ाई करता है, जिसको हम उच्च ज्वार कहते हैं। ये हो गया आपकी उच्च ज्वार। अब हम बात करते हैं कि उस ज्वार की जो सीमा है वो सबसे बड़ी, जिसको हम वृहद ज्वार कहते हैं। वृहद ज्वार कब होता है? वृहद का मतलब बड़ा। पानी ज्यादा छलांग कब मारेगा, ज्यादा जब है वो चढ़ाई कब करेगा? कि जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक ही सीध में हो, तीनों एक ही सीध, सीध का मतलब एक ही लाइन में हो, तीनों एक ही सीध में हो, तब वृहद ज्वार आते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। ज्वार, उच्च ज्वार इसलिए लिखा है क्योंकि पानी यहां पे चढ़ रहा है। अगर यही उतरेगा तो मैं यहां लिखूंगा ज्वार, और निम्न ज्वार, लेकिन जिसको आप भाटा भी कहते हैं। ये जो एक पहले, सबसे पहला कारण क्या है कि चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो यहाँ के पानी को खींचता है। दूसरा, उससे भी और जो है उच्च स्थिति कब होती है? जब तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में हो जाते हैं, जिसको हम वृहद ज्वार कहते हैं। ये आपको लिखना है, अपने नोटबुक में नोट करना है आपको कि ज्वार भाटा आने का कारण क्या है। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। अब जो है हम देखेंगे कि पानी जो है शांत स्थिति में कब रहता है। शांत का मतलब है कि वो पीछे हटने की दशा में कब रहता है। यहां तो ऊपर चढ़ गया, उच्च ज्वार हो गया। अब निम्न ज्वार की बात करते हैं, जिसको आपने भाटा कहा है। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हमने देखा कि वृहद ज्वार जो है वो चंद्रमा के आकर्षण बल से जल को अपनी ओर खींचता है। अब वृहद ज्वार की जो दो दशा है, अमावस्या और पूर्णिमा, इस दिन क्या होता है बेटा? ये आपका सन है, ये अर्थ है और ये मून है, तीनों एक ही सीध में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। इस वजह से वृहद अर्थात बड़े ज्वार आते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जब लघु ज्वार आते हैं, कि जब चांद, अब चंद्रमा की कंडीशन देखते हैं, जब चांद अपने प्रथम तथा अंतिम चतुर्थांश में होता है, प्रथम तथा अंतिम चतुर्थांश मतलब जो उसको चक्कर लगा रहा है, तो उसमें पहले और चौथे दौर में जब वो होता है, जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, याद रखना इसको, सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको आप ग्रेविटी पावर भी कहते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, यहां पर जल पर विपरीत दिशा में बल लगाता है।
विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में, अपोजिशन साइड में, विपरीत दिशा में महासागर के जल पर पड़ता है। महासागरीय जल पर पड़ता है, जल पर पड़ता है, जिसके कारण निम्न ज्वार आते हैं, जिसके कारण निम्न ज्वार, वो उच्च ज्वार था पूर्णिमा और अमावस्या को, और यहां पर निम्न ज्वार आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जो सप्तमी और अष्टमी वाला दिन है ना, दोनों पक्षों का आपको पता है ना, दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, एक अमावस्या के लिए, एक पूर्णिमा के लिए है। उस समय जो सप्तम और अष्टम है, यानी कि सातवां जो 8वीं तिथि है, उस दिन निम्न ज्वार आता है। इसमें हमने देखा कि निम्न ज्वार कब आते हैं और किस वजह से आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। जब चंद्रमा पहले और अंतिम चतुर्थांश में, उस समय सूर्य और चंद्रमा का दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो महासागर या समुद्र के जल पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिसके कारण से निम्न ज्वार आते हैं। मतलब कि पानी जो है वो अपने लेवल पे लौट जाता है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बाद में अब हम कुछ और फैक्ट्स हैं ज्वार भाटे के बारे में, वो पढ़ते हैं, फिर हम इसके उपयोग क्या क्या है वो जानेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। ज्वार भाटे में हमने सबसे पहले देखा था ज्वार भाटा क्या है, उसकी परिभाषा, फिर उसके बाद में किस कारण से वो पैदा होता है या किस कारण से उसकी उपस्थिति होती है, वो भी हमने देखा था। उसमें हमने बृहत ज्वार और निम्न ज्वार, जिसको आप लघु ज्वार भी कहते हैं ना, वो भी देखा था। चाहे आप लघु ज्वार कहो चाहे निम्न ज्वार कहो, एक वृहत ज्वार या बड़ा ज्वार है ना, जब पानी ज्यादा चढ़ता है। अब हम देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या उपयोगी है या नहीं, हम इसका अध्ययन क्यों करें। तो ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है वो देखिए। सबसे पहले तो जो वृहत ज्वार है वो पानी के जहाजों को आगे बढ़ाने में बहुत काम आता है। वृहत ज्वार से जो नौका संचालन है, जो नावें हैं, वो आसानी से आगे बढ़ जाती है, जिसको आप उच्च ज्वार भी कहते हैं या वृहत ज्वार भी कहते हैं। तो देखिए, उच्च ज्वार नौका संचालन, उच्च ज्वार नौका संचालन में उपयोगी है। इसके सहारे पानी के जहाज आगे बढ़ते हैं, उपयोगी है। इसके सहारे पानी के जो जहाज है वो आगे बढ़ते हैं। याद रखना, धक्का लगता है इसके सहारे भी, तो पानी के जहाजों को गति मिलती है। पहला तो ये हो गया कि उच्च ज्वार या जो वृहत ज्वार है उसके सहारे पानी के जहाज है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। दूसरा, जब पानी किनारों पे आता है ज्वार के साथ, तो ज्वार का जो पानी है समुद्र के बीच में से लहर उठती है और किनारे तक आता है, तो उच्च ज्वार के साथ, उच्च ज्वार के साथ मछलियां किनारे पर आती है और जो मछुआरों के लिए काफी फायदेमंद रहती है। उच्च ज्वार के साथ मछलियां किनारे पर आ जाती हैं, जिससे लोग जो हैं अपनी आजीविका चलाते हैं उनको बेच करके। तो ये भी एक हमारे लिए फायदा है। देखिए, पहला फायदा जहाजों के लिए, दूसरा मछुआरों के लिए, मछलियां किनारे पे आ जाती हैं। तीसरा है ज्वार भाटे से बिजली भी उत्पन्न होती है। ज्वार भाटे से बिजली उत्पन्न की जाती है, बिजली उत्पन्न की जाती है। और यहां पर एक आप हमेशा ध्यान रखना, आपको चित्र में भी बताया गया है कि जो बिजली ज्वारीय ऊर्जा जो है, जिसको आप ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, टाइडल एनर्जी कहते हैं, तो जो बिजली पैदा होगी वो निम्न ज्वार से होगी। याद रखना इस चीज को, बिजली पैदा करने में निम्न ज्वार का इस्तेमाल किया जाता है। उच्च ज्वार से टरबाइन घूमेगा, जब लहरें वापस लौटेगी तब उससे बिजली उत्पन्न होगी। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत छोटा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। कई बार 3 अंकों में पूछ लिया जाता है कि भाई ज्वार भाटने के क्या क्या उपयोग है, तो आपको सीधा नंबरिंग करना है बिना किसी संकोच के कि सर पहला जो है वो नौकाएं आगे बढ़ती हैं, जहाज आगे बढ़ जाते हैं इसके सहारे। दूसरा है कि भाई मछलियां जो है वो किनारे पे आ जाती है, जिससे लोगों को काफी फायदा होता है। तीसरा, ज्वारीय ऊर्जा के रूप में बिजली उत्पन्न की जाती है। और अगर आगे थोड़ा लिख सके आप, तो
तो निम्न ज्वार के द्वारा इसमें बिजली उत्पन्न होती है। उच्च ज्वार से पानी जैसे ही आगे जाएगा टरबाइन घूमेगा, आपको सब पता है, साइंस में भी आप पढ़ते हैं टाइडल एनर्जी। तो ये है वो ज्वार भाटा की उपयोगिता। छोटा सा टॉपिक था ज्वार भाटा का, यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो लास्ट वाला जो टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, वो भी ओशियन करंट्स, जिसको आप महासागरीय धाराएं कहते हैं। बहुत अच्छा नॉलेजेबल जो है पार्ट है इसका, उसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा और इसके नोट्स बनाते रहिए, लिखिए इसको। फिर हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं महासागरीय धाराओं पर।